हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं विनोद सर एक बार फिर हाजिर हूँ अपने चैनल वीवी कॉन्सेप्ट क्लासेस में। जैसा कि आप सब लोग जान रहे हैं कि हम लोग ज्योमेट्री का पार्ट पढ़ रहे हैं और पहले पार्ट में हम लोगों ने बहुत सारे कॉन्सेप्ट देखे और उसके कुछ एग्जांपल्स भी किए। और ये हमारा जो दूसरा पार्ट होगा ज्योमेट्री का, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा, जो छूटा हुआ है उसी का शेष, जो यूपीएसआई में आपको बहुत हेल्पफुल करेगा। यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं, बाकी सारे एग्ज़ामों में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज आप लोग सब जान रहे होंगे कि अभी जस्ट आप लोग पहला पार्ट देखे हैं ज्योमेट्री का। ज्योमेट्री में सेकंड पार्ट हम लोग आज करने वाले हैं। सेकंड पार्ट में कुछ अच्छे क्वेश्चंस होंगे, कुछ अच्छे नॉलेज होगी आपको जो देखने को मिलेगी, मतलब कि कैसे हम कम समय में बड़े से बड़े क्वेश्चंस को डील करते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग शुरू करते हैं वहीं से जहाँ पे हम लोग एंड किए थे। तो जैसे कि आपको मालूम होगा कि जब हम लोग पढ़ रहे थे तो टेजेंट वाला लाइन आया था और उसमें हम लोग अंदर मतलब इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का देख रहे थे। तो चलिए हम सबसे पहले क्वेश्चंस कर लेते हैं। उस पे एक क्वेश्चन आता है, एग्जाम में पूछा जाता है, उसके अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन करने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो जैसे मान लेते हैं कि ये आपका सर्कल है और सर्कल से दो टेजेंट हैं कुछ इस प्रकार के। ये आपका एंगल जो है वो 80 डिग्री है, पॉइंट P है और कुछ ऐसे पॉइंट हैं। ये D है और इसका मान जो है आपको बताना है। ये नाम हो गया आपका A, ये हो गया B और ये हो गया P। तो देखिए क्या क्या दिया हुआ है। एंगल P की वैल्यू दे रखी है 80 डिग्री और एंगल ADB की वैल्यू जो है आपको बतानी है। तो ये क्वेश्चन है। अब जैसे कि हम लोग जस्ट लास्ट में हम लोग जो टॉपिक पढ़े थे कुछ इसी प्रकार का था कि टेजेंट था। टेजेंट पे हम लोग क्या किए थे कि परपेंडिकुलर लाइन खींचे थे और परपेंडिकुलर लाइन खींचने के बाद जो हम लोगों को प्रॉपर्टी समझ में आई थी, जो निकल के आई थी सामने, वो पहले तो ये तो मालूम होगा कि किसी भी टेजेंट पे अगर हम कोई भी परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं या फिर किसी स्पर्श रेखा पर कोई लंब डालते हैं केंद्र से, तो वो 90 डिग्री पर मतलब पड़ता है। तो 90 डिग्री पे पड़ता है और उसके बाद अगर हम बाइसेक्ट करते हैं एंगल P को सेंटर के एंगल से, तो उनको क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, हाफ ऑफ एंगल में डिवाइड कर देता है। ये सारी प्रॉपर्टीज हम लोग देख चुके थे। तो अब इनके बाद हम लोग के सामने ये क्वेश्चन है, इसको कैसे करेंगे तो ध्यान से समझिए। इसको डायरेक्ट तो हम कर नहीं सकते कि आपका 80 डिग्री है तो यहाँ पे कुछ भी होगा, 60, 50, 55 जो भी होगा, ऐसे मतलब हम डायरेक्ट तो आंसर निकाल नहीं सकते हैं। हम 1 बाय 1 प्रॉपर्टीज के अनुसार चलेंगे। जैसे कि जितने भी प्रॉपर्टीज हम लोग अभी पढ़े हैं ज्योमेट्री में, उसी को इंक्लूड करते हुए, उसी से रिलेटेड उसी को लेकर के चलेंगे और देखेंगे कि आंसर हमारे सामने बहुत आराम से आ जाएगा। तो चलिए देखिए कैसे करते हैं। आपको मालूम होगा कि ये आपका सेंटर है और टेजेंट लाइन कुछ इस प्रकार की है। ऐसे सब ये थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है, देखिए इस प्रकार का है। तो आपको मालूम होगा कि ये 90 डिग्री है ये, और ये आपका क्या है। चलिए थोड़ा सा अच्छा सा बनाते हैं ऐसे। ये मान लेते हैं कि एंगल ये आपका क्या है, O है। अब ये वाली प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़े थे, ये इससे कोई मतलब नहीं है, इसका कोई लेना देना नहीं है। बस आप इतना समझो कि अगर ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, अगर इस लाइन को अगर हम यहाँ से हटा दें, ऐसे हटा दें, तो ये आपको चक्री चतुर्भुज दिख रहा होगा ऐसे। ये हो गया और ये, तो ये अगर 80 डिग्री है, देखिए ये 90 डिग्री है ना, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, तो 180 हो गया। आपको पता है कि ये चतुर्भुज में 360 डिग्री का कोण होता है, तो ये 90 हो गया, ये भी 90 है, 180 हो गया। यहाँ पे 80 है तो यहाँ पे 100 होगा, तभी तो 180 होगा। ये तो मालूम है आपको, बिल्कुल कहेंगे सर ये तो पता है। ये अगर 80 है तो ये आपका 100 होगा, तो हो गया। अब यहाँ से ये आपका सेंटर पे कोण है, तो परिधि पर कोण और सेंटर का कोण का जो रिलेशन होता है
मैं आपको पहले बता चुका हूं कि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दोगुना या परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। ये आप लोग सब लोग अच्छे से जान गए हो। तो जो यहाँ पे 100 डिग्री है तो 100 का ये आधा हो जाएगा, यानी कि इसका मान कितना हो जाएगा 50 डिग्री। तो हम कह देंगे कि जो एंगल डी है उसका जो मान है वो कितना आएगा, तो वो 50 डिग्री आएगा। एंगल डी का जो मान है वो 50 डिग्री आएगा। यही क्या है इसका आंसर है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि मतलब हम ये फिगर मिटा करके ही जो निकालेंगे सामने, हम ये समझ लेंगे कि क्या है वहाँ पे चक्री चतुर्भुज बन रहा है। तो चक्री चतुर्भुज बन रहा है, कोई ज़रूरी नहीं है कि इसे मिटा करके ही हम दिमाग में उस प्रोसेस को कर लेंगे और ये जान जाएंगे कि अगर यहाँ पे 80 है तो यहाँ पे मतलब सेंटर पे कितना होगा 100 होगा, क्योंकि 100 और 80 मिलके 180 होगा। यहाँ पे 90 है, 90 180 हो गया है। तो अगर ये 100 है तो केंद्र पर बना कोण दोगुना होता है परिधि पर बने कोण का, तो यहाँ यानी 50 है, तभी तो यहाँ 100 है। या ऐसे कह सकते हैं कि परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है, यानी ये 50 डिग्री हो जाएगा अगर वो 100 है तो इस तरीके से इसकी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं और आगे हम लोग अब इस प्रॉपर्टी के अनुसार जितनी सवाल थे तो हम लोग कर ही लिए, प्रॉपर्टी सारी हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग कुछ नई प्रॉपर्टीज देखेंगे। अगर दो सर्कल एक साथ मिलती हैं तो किस तरीके से क्वेश्चन बनता है, चलिए वो भी देखते हैं। चलिए इस पॉइंट का क्या नाम है, तो टेंजेंट प्लस, ऐसे बोलते हैं इसको कि यानी कि ये स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं। स्पर्श रेखा में मतलब क्या, हम लोग सर्कल में सर्कल और उसमें भी क्या है स्पर्श रेखा का जो भी प्रॉपर्टी हमें मतलब समझ में आएगी वो देखेंगे। इसमें क्वेश्चंस कैसे बनेंगे तो ध्यान से देख लेते हैं। हम क्वेश्चन ही इसको बना देते हैं तो जल्दी से हम लोग समझ लेंगे, नहीं तो एक बार हम लोग प्रॉपर्टी समझेंगे और क्वेश्चन थोड़ा लंबा पड़ेगा प्रोसेस वो। चलिए देख लेते हैं। ये आपका बिंदु है, इसका नाम है ए। ये जो बिंदु है इसका नाम है बी। और देखिए क्वेश्चंस में क्या दिया है तो समझिएगा ध्यान से। स्मॉल आर कितना है 5 है, कैपिटल आर कितना है 13 है, और ए बी की माप पूछ रहा है। इस प्रकार का कोई क्वेश्चन है तो ध्यान से समझिए। कहने का मतलब स्मॉल आर यानी कि जो छोटा वाला सर्कल है ये, इसका जो है 5 है, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये आपका देखिए स्मॉल आर हो गया 5 है। कैपिटल आर यानी यहाँ से लेकर के यहाँ बड़े वाले ये वृत्त का ये आपका क्या है त्रिज्या है, तो ये कितना है 13 है। तो अगर ये 5 है ये 13 है, इसका मान निकालना है तो आप कह सकते हो बहुत आराम से 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, यानी कि हो गया कितना 12। वैसे देखिए 5 और ये 13, तो 5 12 13 का आपका ट्रिपलेट बनता है। मैंने आपको पहले ही बताया था 5 12 और 13। ये आपका लंब, ये आपका आधार और ये आपका कर्ण होता है, या ये लंब ये आधार ये कर्ण होता है, यानी 5 12 का रिलेशन बनता है। इस पर हम डबल कर सकते हैं 10 24 26, ये ट्रिपलेट होता है। 15 तो 36 और 39 ये ट्रिपलेट होता है। तो 3 मल्टीपल तक हमें जानने ही चाहिए ट्रिपलेट। मैं आपको पहली पार्ट में बताया था कुछ। अगर ट्रिपलेट का आपको अलग से सेशन चाहिए होगा तो मैं जब मैं कैलकुलेशन का पार्ट लूँगा तो उसमें मैं आपको अलग से ट्रिपलेट का एक बहुत शानदार वीडियो बना के बताऊँगा, भेजूँगा आपको कि उसमें क्या है कि ट्रिपलेट कैसे बनाते हैं और कौन से नंबर का ट्रिपलेट बनता है, कौन से नंबर का नहीं बन पाता है,
और अगर कोई पर्टिकुलर मतलब नंबर ना हो, कोई चेंज हो, इधर उधर का नंबर हो, तो उसका हम कैसे जल्दी से बना पाएंगे, तो वो सब कुछ हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। आज नहीं, मतलब आप बस इतना जानिए, इसका ओवरव्यू जानिए, उसके बाद हम लोग, क्योंकि समय नहीं है और बाद में हम लोग सीख लेंगे, कोई बात नहीं। चलिए, तो आप समझ पाए होंगे कि ये 12 आ गया मान, तो जब यहाँ पे भी 5 है और यहाँ पे भी यही 13 है, तो ये भी 12 हो जाएगा। ए बी की वैल्यू पूछ रहा है, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की वैल्यू पूछ रहा है, ये पूरा का पूरा वैल्यू पूछ रहा है। तो 12 + 12, 12 + 12 कितना हो गया? 24। यानी ए बी का मान कितना हो गया? तो 24 हो गया। और यही क्या है, इसका सही जवाब है, और वही है इनका आंसर। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो ले लीजिए। हम लोग चलते हैं अगले वाले प्रॉपर्टीज पे। मैं आपको बता दूं कि जितने भी क्वेश्चंस मतलब इम्पोर्टेंट होते हैं ज्योमेट्री के, जो एग्जाम में मतलब पूछे ही जाते हैं, ये नहीं कह सकते कि इसमें से क्वेश्चंस नहीं आते हैं। बिल्कुल जो आते हैं हम लोग वही पढ़ रहे हैं। और अब कोई भी पेपर सा उठा के देखिएगा तो ज्योमेट्री का अगर क्वेश्चन मिलेगा तो इसी में से एक जरूर होगा। तो ये आप लोग निश्चिंत रहिए कि सर क्या पढ़ा रहे हैं और क्या नहीं पढ़ा रहे हैं, क्या आएगा क्या नहीं आएगा। मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ वो 100% वही आएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे अभी हम लोग स्पर्श रेखा ही पढ़ेंगे, बट अब 2 सर्कल आ गया है, तो 2 सर्कल से रिलेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए, ये आपका 1 सर्कल हो गया, ये आपका 2 सर्कल हो गया। इससे स्पर्श रेखा है ये आपका स्पर्श रेखा है, जिसका नाम है, ये आपका ए है, ये आपका बी है। यहाँ पे सेंटर है, सेंटर का नाम G1 है। G1 नहीं, इसको करिए C1 करिए, सेंटर मतलब C1, या O1 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे O2 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। वैसे भी केंद्र O ही रहता है। अब चलिए यहाँ पे भी देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चंस कैसे बनेंगे तो ध्यान से समझ लेते हैं हम लोग। देखिए R1 की वैल्यू 8 दी गई है। चलिए फिगर को थोड़ा सही कर लिया गया है, जैसे कि आप लोग जान रहे हैं। कुछ इसी प्रकार का क्वेश्चन था कि R1 की वैल्यू 8 और R2 की वैल्यू 3 है, तो AB की वैल्यू पूछा जा रहा है। तो ध्यान से समझिए, करना इसको कैसे है, हमें कुछ करेंगे ज्यादा नहीं। यहाँ पे देखिए R1 R2 का डिफरेंस ले लीजिए। R1 R2 का डिफरेंस निकल के आएगा 5। 5 से 13 का ट्रिपलेट बनाइए, तो 5 12 13 ट्रिपलेट बनता है, जैसे कि मैंने आपको बताया 5 12 और 13, तो ये 12 ट्रिपलेट बन गया। यानी कि ए बी की बीच की दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी आ गई? 12 आ गई। और यही क्या है, इसका सही जवाब है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस कर सकते हैं। यानी कि अगर इसको करना हो अच्छे से तो कैसे करेंगे, लिखेंगे पहले R1 - R2 बराबर 8 - 3, तो निकल के आएगा 5। तो ये जो आपका 5 आ गया। अब उसके बाद आपके पास O1 O2 का मान कितना? 13। तो अब इसका यहाँ पे क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो 13 का स्क्वायर - 5 का स्क्वायर, ये आपका ए बी की लेंथ आएगी। तो 13 का 169 - 25 आ जाएगा कितना? 144। 144 किसका वर्ग होता है? तो कह दोगे सर 12 का वर्ग होता है। तो यहाँ पे आंसर जो निकल के आ जाएगा 12 आ जाएगा। 144 का जो है वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। और यही क्या इसका सही जवाब है। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से एक प्रश्न बनता है, वो आपको मैं बता दिया। अभी एक टाइप का और प्रश्न बनता है कि जब दोनों सर्कल को हम क्या करें, सटा दें। दोनों सर्कल को सटा देंगे तब भी एक क्वेश्चन सॉल्व बनता है। और दूर रहेगा और यहाँ से क्रॉस निकाल के यहाँ पे टेंजेंट करेंगे तब भी एक क्वेश्चन बनता है। तो दोनों तरह के क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं पहले। अभी इस टाइप में इसको सटा के देख लेते हैं क्या होता है, वहां पे किस टाइप का प्रश्न बनता है। तो 2 सर्कल को बनाते हैं और दोनों को एक साथ सटा देते हैं, फिर वहां पे AB की वैल्यू अगर निकालते हैं तो देखते हैं क्या आती है। इस तरीके से थोड़ा सा सर्कल अच्छा नहीं बन रहा है, एक बार देख लीजिए। ऐसे यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये टेंजेंट है, आपका स्पर्श रेखा है। यहाँ पे भी A है, यहाँ पे वैल्यू B है। कुछ इस प्रकार का। तो जैसे क्वेश्चंस यहाँ पे
दे रखा है R1 की वैल्यू है 16, R1 की वैल्यू 16, R2 की वैल्यू 9। तो कह रहा है कि AB की वैल्यू बता दो, AB की वैल्यू बता दो। तो चलिए इसको देख लेते हैं कैसे निकलेगा। तो AB की वैल्यू होती है सिंपल, आप समझ लो पहले AB बराबर होता क्या है। तो AB बराबर होता है 2√R1 इंटू R2, बस इतना ही होता है। इतना कर लो आप, आंसर आ जाएगा। जैसे कहने का मतलब ये 2 हो गया, R1 कितनी 16, ये कितना 9। तो 16 को बाहर निकालेंगे 4 के रूप में निकलेगा, 9 को निकालेंगे 3 के रूप में निकलेगा, 2 चौक 8 3 24। यानी कि ये जो 24 हुआ ये AB की लेंथ आ गई, और यही 24 क्या है आपका सही जवाब, और यही क्या है इसका आंसर हो गया। तो इस तरीके से जो है आप दोनों सर्कल को सटा करके अगर टेंजेंट करते हो तो उसका वैल्यू इस तरीके से फाइंड करते हैं कि AB इज इक्वल टू 2√R1 R2, यानी कि पहला वाला त्रिज्या गुणे दूसरा वाला त्रिज्या। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले थ्योरम की तरफ चलते हैं। तो अगला जो प्रॉपर्टीज होगा वो दोनों सर्कल दूर दूर रहेंगे बट क्रॉस टेंजेंट करेंगे। क्रॉस टेंजेंट करने का मतलब कि मतलब एक ऊपर से टेंजेंट करेगा तो एक दूसरा नीचे से टेंजेंट करेगा, उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, उसका क्वेश्चन कैसे आएगा एग्जाम में देख लेते हैं। जैसे कि ये आपका सर्कल हो गया, एक सर्कल ही हो गया, तो यहां से ऐसे ऐसे ये अभी ध्यान से समझिए। तो ये नीला वाला जो होगा समझ में आ गया आपको, ऐसे टेंजेंट कर रहा है यहाँ पे, ये बताना है आपको। यहाँ पे मान लेते हैं A है, यहाँ पे मान लेते हैं क्या है B है, ये निकालना है, और इन दोनों का सेंटर है। तो इस पे कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो भी देख लीजिए। तो कह रहा है कि R1 की वैल्यू जो है 7 है, यहाँ पे R1 की वैल्यू 7, R2 की वैल्यू 8। तो कह रहा है यदि C1 C2 सॉरी O1 O2 का जो वैल्यू है 17 है तो AB की लेंथ बता दीजिए, AB की लेंथ पूछी जा रही है। चलिए देख लेते हैं कैसे होगा। इसमें भी कुछ करना नहीं है, ध्यान से समझते हैं। देखिए वहां पे हम लोग घटा रहे थे, जब ये दोनों सीधा सीधा स्पर्श कर रहे थे तो वहां घटा रहे थे। जब क्रॉस स्पर्श करेंगे स्पर्श करेंगे, जब क्रॉस करेंगे तो इन दोनों को जोड़ लेंगे, ये हो गया 15 15 17। तो 15 17 का ट्रिपलेट कैसे बनता है, 15 8 17, 15 8 17। तो ये आपका जो 8 होगा वो आपका AB का लेंथ हो जाएगा। तो इस तरीके से कर सकते हैं, यानी अगर इसको सॉल्व करना हो तो कैसे हम करेंगे ध्यान से समझिएगा। R1 प्लस R2 बराबर हो गया 7 प्लस 8 बराबर हो गया 15। अब उसके बाद अगर हम AB की लेंथ निकालते हैं तो AB बराबर अंडर रूट 1 O2 का स्क्वायर माइनस R1 R2 का स्क्वायर, R1 प्लस R2 का स्क्वायर, इस तरीके से। तो हो गया ये आपका कितना 17 का स्क्वायर। तो 17 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर, इस तरीके से कर लेंगे आप। कितना आ जाएगा 289 माइनस 225, कितना निकल के आएगा। तो देखिए ये आपका 9 में 4 6, ये आ जाएगा 64। तो इस तरीके से कर सकते हैं। 64 निकल के आएगा बाहर 8 के रूप में, क्या हो गया यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी 8 आ गई। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। मतलब कि यही ध्यान रखिएगा कि जब स्पर्श करेगा ऊपर से ऊपर या नीचे से नीचे तो क्या होगा R1 R2 मतलब माइनस हो जाएगा। जब क्रॉस करेगा स्पर्श तो A और B का जब वैल्यू निकालना होगा तो सबसे पहले हमें जोड़ना पड़ेगा R1 और R2 को। R1 R2 जोड़ करके हम वहाँ पे ट्रिपलेट लगा लेंगे, और वो अगर इसका विस्तृत सोल्यूशन आपको चाहिए तो बहुत लंबा होता है, पूरा अच्छे से फिगर बनाना पड़ेगा यहाँ पे ऐसे। तो फिर सर्कल मतलब एक ट्रायंगल बनेगा, ट्रायंगल बना करके ऐसे देखिए यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ से ऐसे दबाएंगे तो ये देखिए 90 डिग्री करेगा यहाँ पे, फिर ऐसे ये भी 90 डिग्री पे करता है, क्रॉस करेगा तो ये 45 बनेगा। फिर ऐसे करके बहुत लंबा चौड़ा मतलब इसका जो होता है एक्सप्लेनेशन होता है। तो एक्सप्लेनेशन नहीं हमें करना है, शॉर्टकट जानना है, शॉर्टकट हम आपको बता रहे हैं। और इसको ध्यान में रखिए क्योंकि एग्जाम टाइम में हमें ज़्यादा बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं लर्न होती हैं और वो लग भी नहीं पाता है क्वेश्चंस। तो छोटे छोटे तरीका जानना चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने का, और इस तरीके से आप एग्जाम में कर पाओगे। चलिए तब ये देख लिए, ये हो गया, समझ में आ गया। फिर हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन कैसा है,
किस प्रकार का उसको देखते हैं। अब हमें लगता है कि सर्कल का सारा क्वेश्चन हो गया है। एक दो क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं वो ट्रायंगल का। ट्रायंगल में जो क्वेश्चंस आते हैं, जो प्रॉपर्टीज पूछी जाती हैं वो देख लेते हैं। और ट्रायंगल से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें कि समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, इससे क्वेश्चंस बनते हैं ज्योमेट्री में। तो उसमें क्या है, एरिया पूछ लिया जाता है या फिर उनके लेंथ पूछ लिए जाते हैं। तो अगर एरिया पूछेगा तो मेंसुरेशन का पार्ट हो गया, या फिर कुछ नंबर्स देने के दिया रहेगा, कुछ और नंबर्स अलग से पूछ लिया जाएगा तो वो ज्योमेट्री का पार्ट हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में। चलिए एक सिंपल सा पहले क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है वो। कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज की अंतः त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, इसकी माध्यिका की लंबाई ज्ञात कीजिए। चलिए अब मान लेते हैं कि समबाहु त्रिभुज, तो समबाहु त्रिभुज में जो I1 और G1 होता है, I1 और जो G1 होता है वो दोनों एक ही होता है, कुछ इस प्रकार का। मान लेते हैं यहाँ पे अगर कोई हम लंब डालते हैं D है और ये आपका क्या है E है, ऐसे समझिए। तो ये क्या होता है जानना चाहिए, इसकी प्रॉपर्टीज जाननी चाहिए आपको। इसकी जो लेंथ होती है ना, 1 यूनिट मानते हैं, तो इसकी लेंथ 2 यूनिट मानते हैं। जब AD की लेंथ अगर 3 हो, AD की लेंथ 3 हो तो AE 2 हो जाएगी और DE 1 हो जाएगी। तो कह रहा है अंतः त्रिज्या की जो है, अंतः त्रिज्या यानी कि अगर हम बात करें ये E जो है ना, ये यहाँ पे जब हम प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं तो ये I होता है, I और D, यहाँ पे M होता है, N होता है, जो भी होता है। I और D की अगर बात करें तो उसका मान 1 दिया, 1 यूनिट हम माने हैं। बट क्वेश्चन में कह रहा है 1 नहीं है, ये कितना है, ये है आपका 3, 1 नहीं है, अंतः त्रिज्या 3 है। तो जब अंतः त्रिज्या 3, 1 का वैल्यू 3 है तो 2 की वैल्यू कितनी होगी, 6। टोटल माध्यिका की मान पूछ रहा है, तो 3 और 6 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो टोटल माध्यिका आपकी AD बराबर कितनी हो जाएगी, 9। ये आपका यूनिट में है, ये यूनिट में है, ये मैं आपको समझा रहा हूँ बस। जो क्वेश्चंस में कहा गया है वो ये है कि जो अंतः त्रिज्या है इसकी वैल्यू 3 है, इसकी वैल्यू 1 की वैल्यू 3 है, तो ये पूरी की पूरी 3 वैल्यू होती है, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 3 गुणे 3 हो जाएगी, यानी कि 9 हो जाएगी। और ये क्या है, इसका सही जवाब है, ये इसका उत्तर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है, तो वो 6 सेंटीमीटर है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3 हो जाएगी। अभी चलिए इस क्वेश्चन को छोड़ के पहले हम लोग दूसरा क्वेश्चन करते हैं, फिर यहाँ पे आएंगे।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। कह रहा है कि त्रिभुज जिसकी भुजाएं 13, 14, 15 हैं, तो कह रहा है कि त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी जिसका आधार 14 है। अब ध्यान से समझिए, कोई त्रिभुज है इस प्रकार का 13, 14, 15, ये आपका ए, बी और ये आपका सी। कह रहा आधार अगर 14 है तो उसकी ऊंचाई क्या होगी वो ज्ञात करना है। बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है ये, और ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अगर ये पूछा जाता है तो बच्चे मतलब मैक्सिमम बच्चे इसको कर नहीं पाते हैं। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ये क्वेश्चन आया था कि सर अगर इसकी ऊंचाई निकालनी हो तो कैसे। इसलिए देखिए इसमें आपको मैक्सिमम ऊंचाई पूछता है, तो जब मैक्सिमम ऊंचाई पूछेगा तो मिनिमम बेस पे आपको निकालना पड़ता है। तो आप तीनों बेस पे निकाल के पहले चेक करोगे, तो इस तरीके से चेक करोगे तो लंबा प्रोसेस हो जाएगा। एसएससी का क्वेश्चन है, मैक्सिमम आपसे हाइट पूछी जाती है, मिनिमम हाइट पूछी जाती है। बट यहाँ पे क्वेश्चंस बहुत आसान है। ये कह रहा है कि अगर बेस 14 हो तो आप हाइट बता दो कितनी होगी, वो आपको निकालना है। तो चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन कुछ आपका इस प्रकार का है 10, 12, 10, 12, 13, 14, ये आपका ऑप्शन है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे करना है इस क्वेश्चन को। तो देखिए अभी आप जानते होंगे कि दो तरह से निकलता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल एक ऐसे होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आधार 14 है गुणे ऊंचाई h बराबर हो गया। दूसरा कैसे निकलेगा, तो त्रिभुज निकालेंगे। त्रिभुज निकालने का एक फार्मूला और होता है जिसको हीरोज फार्मूला बोलते हैं। वो ऐसे अंडर रूट करके होता है s, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। तो पहले हम s का मान निकाल लेते हैं। तो s का मान कैसे निकालेंगे, 15, 13, 28, 28, 4, 32, 10, 42, तो 42 हो गया। s का मान हो गया a प्लस बी प्लस सी बाई 2, यानी कि 42/2 हो गया 21। s का मान हो गया 21, तो s का मान 21, a का मान कितना 13, b का मान कितना 14 और c का मान कितना 15। तो हम कर लेते हैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेते हैं s, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। तो इस तरीके के फार्मूले रखेंगे, फिर आपको घटाना पड़ेगा। तो s का मान कितना 21, s माइनस a यानी 13 घटाएंगे, 13, 7, 20 और फिर इसका 14 घटाएंगे तो कितना 15 घटाएंगे तो कितना, इस तरीके से हो गए। अब ध्यान से समझिए, ये कटा आपके बाद कितनी बार में 7 बार में, तो 7 गुणे h हो गया। यहाँ से 21 में अगर तोड़िए 3 गुणे 7, तो इसको तोड़िए तो 4 गुणे 2 कर सकते हैं, इसको जोड़ सकते हैं 2 गुणे 3। तब देखिए ये आपका 7 का 7 पेयर बना बाहर आ गया, 3 का 3 से पेयर बना बाहर आ गया और 4 बाहर आ गया 2 के रूप में, 2 पेयर बना ये भी बाहर आ गया। अब देखिए ध्यान से 7 से 7 कट गया और 3 से मल्टीप्लाई हो गया 2 2 में, तो कितना हो गया 3 चौके 12। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या है मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। h का मान निकालना है। तो इसमें देखिए 21 में कितना है 3 और 7 दोनों है, 6 में भी 3 है, यानी कि 3 कॉमन होने वाला है, 3 बाहर होने वाला है। और 3 जब बाहर होने वाला है, बाहर आकर के किसी को कट नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे 7 बच रहा है। तो 3 जब रहेगा तो 3 आंसर में भी विद्यमान रहेगा, तो आंसर में विद्यमान रहेगा यानी 3 का मल्टीपल होगा। तो बताइए इन ऑप्शन में से 3 के मल्टीपल कौन है, तो सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन है 12, यानी कि 3 चौके 12। तो आप जिस ऑप्शन में 3 से भाग चला जाएगा वही आपका क्या होगा आंसर होगा। बट ये तरीका आप लोगों को इसलिए नहीं बताया जाता है, ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक्स बोलते हैं इसको, क्योंकि अभी इस पे प्रैक्टिस बहुत सारी नहीं हुई है। जो चीज़ें हम पढ़ाते हैं बच्चों को बताते हैं कि ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक क्या होता है, कैसे ऑप्शन को एनालाइज करेंगे, कैसे हम आंसर ला पाएंगे, ऑप्शन के जरिए हम कैसे पता कर पाएंगे कि कौन सा आंसर सही है। तो इस वजह से जो है मैं नहीं बताता हूँ। बट यहाँ पे सॉल्व हो गया तो मैं आपको एक चीज आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे 21 में भी 3 है और 6 में भी 3 है। जब 3 का पेयर बन गया तो जाहिर सी बात है अंडर रूट से बाहर हो जाएगा, और जब अंडर रूट से बाहर होगा तो 3 के मल्टीपल में ही तो आंसर आएगा। तो ऐसा ऑप्शन हम चेक कर लें कि जिसमें 3 मिले, और जिसमें 3 मिलेगा वही क्या होगा आंसर होगा। तो देख रहे हैं कि 12, 10, 12, 13, 14 में जो आपका 12 है वो 3 का मल्टीपल है और वही क्या है इसका आंसर है। और चलिए देखते हैं, एक क्वेश्चन और बचा हुआ है इसका, एक क्वेश्चन लास्ट होगा, फिर उसके बाद हम लोग ये टॉपिक कंप्लीट करेंगे, फिर अगला कोई टॉपिक शुरू करेंगे, चाहे नंबर सिस्टम हो या फिर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, जो भी होगा एडवांस का पार्ट ही होगा, क्योंकि अर्थमेटिक में हमें नहीं लगता कोई टॉपिक बचा है।
चलिए कह रहा है कि एक त्रिभुज है जिसका लंब केंद्र है। अब देखिए ध्यान से समझिए, एक त्रिभुज है जिसका लंब केंद्र है, लंब केंद्र, तो लंब केंद्र होगा 3। कौन कौन है तो देखिए 2 3 4। तो क्या कह रहा है, तो त्रिभुज की अंतः त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अंतः त्रिज्या पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो अंतः त्रिज्या कैसे निकालते हैं, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही आसान तरीका होता है। ऑप्शन में आपको बता दूं कितना है, तो 11/12 है, 12/13 है और 13/12 है और नन ऑफ दीज है, मतलब इनमें से कोई नहीं है। या फिर कह रहा है कि डाटा एफिशिएंट है, जो भी मतलब हो सकता है, तो यही रहता है ऑप्शन में। कैसे करेंगे, अंतः त्रिज्या कैसे निकालते हैं, तो ध्यान से समझिए। तो ये भी जो है आपका लंब केंद्र है, तो लंब केंद्र वन अंतर त्रिज्या अगर हम बात करें r1 या r बराबर तो होता है 1/, लंब केंद्र हम कुछ भी मान सकते हैं यहाँ पे, h1 1/h2 प्लस 1/h3। तो कर लेते हैं 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4। 3 और 2 3 4 का अगर एलसीएम ले तो 12 हो जाएगा। 12 से मल्टीप्लाई करें सब में, यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई करें तो 6, ये कितना हो गया 6, और प्लस 12 तो रहेगा ही नीचे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा 4 12, यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो 3 12। तो आप देख पा रहे हैं कितना हो जा रही है, तो 6 4 10 3 13, 13 बट्टे कितना 13/12। बट ये 13/12 होगा किसका मान, तो आपको पता होना चाहिए, ये होगा आपका 1/r का मान। तो ये 1/r का मान है, अगर r का मान हम निकालें तो ये वैल्यू उल्टा हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी r की वैल्यू 12 ऊपर चला जाएगा, 13 नीचे आ जाएगा, यानी कि r की वैल्यू हो जाएगी 12/13। तो ये देखिए 13/12 और 12/13 में कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो आंसर आता तो है 13/12 बट वो 1/r का वैल्यू आता है, तो r का वैल्यू कितना होगा, तो 12/13 होगा, यानी 12/13 होगा। और क्या है, यही आपका आंसर है। तो देख पा रहे हैं कि ज्योमेट्री में जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जहां से टॉपिक कवर किए जाते हैं, पूछे जाते हैं, वो सारे टॉपिक हम लोगों ने कवर किया और सबको मतलब एक एक एग्जाम्पल के अनुसार मतलब समझा बुझा। तो हमें लगता है कि कोई चीज़ छूट रही है, जो छूट रही है उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए, बताइए कि सर ये चीज़ छूट गई है, इसका टॉपिक का हमें क्वेश्चंस नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं उसका ज़रूर आपको अगले वीडियो में ही उसको कवर करूँगा। चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप लोग अपनी तैयारी जारी रखिए, तैयार करते रहिए, और मैथ ऐसी चीज़ है जो प्रैक्टिस करते रहेंगे तो अच्छा होगा। जैसे कि सुनने में आ रहा है कि लॉकडाउन वगैरह लग रहा है, तो लॉकडाउन लग रहा है, इधर भी लॉकडाउन लगने वाला है, और स्कूल कॉलेजेस तो बंद हो गए हैं पहले से, तो पढ़ाई आप कंटिन्यू रखिए ऐसे ही ऑनलाइन। चलिए टेक केयर, बाय बाय।